हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे आईटी मद्रास बीएस डिग्री में होने वाले क्वालिफायर एग्ज़ाम या फिर क्विज वन जिसे कहते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी अभी देने वाले हैं उसके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज़ है। मींस जो जनवरी 2025 में जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है, उसका मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ। ये जो है ये सीटी का पीवाईक्यूज है। अगर आपको मैथ या स्टैटिक्स का पीवाईक्यू देखना है सेम पेपर जनवरी 2025 का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम करेंगे सीटी का पीवाईक्यू जनवरी 2025 का। आपको ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारा रिलेवेंट चीज़ें आपको मिल जाएगी वहीं पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 से। इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे वो मैथ के थे या स्टैटिक्स के थे, तो आप वहां से देख लेना क्वेश्चन पेपर में। अभी जो है ये 61 नंबर से स्टार्ट था सीटी का पीवाईक्यूज। क्वेश्चन है, आपको पॉज करना है, रीड आउट करना है, अपना आंसर मार्क करना है, देन मैच करना है। क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डाटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सूडो कोड दे रखा है। तो सबसे पहले है काउंट इक्वल टू जीरो, काउंट को इनिशियलाइज किया गया है जीरो से। फिर है वाइल टेबल वन हैज मोर रो, फ्लैग वन इक्वल टू फॉल्स, फ्लैग टू इक्वल टू फॉल्स, रीड द फर्स्ट एक्स इन टेबल वन। तो जो वाइल है और इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, प्रोसीजर है, ये सब के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो कि 18 मिनट का है उसमें मैंने ये सारा कंसेप्ट को एक बार समझाया था। हालांकि वो रिवीजन वीडियो था बट मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वाइल लूप में, इफ एल्स में, नेस्टेड इफ में, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। ओके, इस वीडियो खत्म होने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना। ओके। सबसे पहले है कुछ यहाँ पे वाइल है, फिर कंडीशन है, उसके बाद हमें कुछ प्रोसेस करने को बोला जा रहा है। तो क्या है, वाइल टेबल वन हैज मोर रो, अगर टेबल वन में और भी रोज होते हैं तो हमें क्या करना है, पहले एक ये वेरिएबल है फ्लैग वन इक्वल टू फॉल्स है, फ्लैग टू इक्वल टू फॉल्स है, यानी फ्लैग वन और फ्लैग टू दोनों को इनिशियलाइज किया जा रहा है फॉल्स से। फिर कुछ कुछ प्रोसेस होगा तो उसमें फिर हमें कुछ कंडीशन पे उसे ट्रू करना होगा। देखते हैं, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, फर्स्ट रो को पढ़ना है। इफ एक्स पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल टू एडवर्ब, फ्लैग वन इक्वल टू ट्रू, मीन्स जो हम कार्ड देख रहे हैं वर्ड डाटा सेट में, तो यहाँ पे एक उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखा रहता था, लेटर काउंट लिखा रहता था, और वर्ड जैसे कि हम लिख देते हैं मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडवर्ब, और अगर उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अगर एडवर्ब होता है तो हमें फ्लैग वन को ट्रू कर देना है, जो कि भी फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। फिर है इफ एक्स लेटर काउंट लेस देन इक्वल टू 5, फ्लैग टू इक्वल टू ट्रू, मीन्स हमें क्या करना है, अगर ये वर्ड है अगर इसका लेटर काउंट 5 से कम होता है तो फ्लैग टू ट्रू हो जाएगा। कोई भी ऐसा वर्ड जैसे कि आर, एम, एम दा, अगर ऐसा कुछ वर्ड आएगा जो जिसका लेटर काउंट 5 से कम है, इसका लेटर काउंट 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ऐसा कोई लेटर काउंट वर्ड आएगा तो उसका उससे फ्लैग टू ट्रू हो जाएगा। इफ फ्लैग वन एंड फ्लैग टू काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, और हमें ये बताना कि काउंट क्या होगा, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कब होगा, जब फ्लैग वन एंड फ्लैग टू, इसका मतलब होता है इफ फ्लैग वन ट्रू एंड फ्लैग टू ट्रू, मीन्स अगर फ्लैग वन ट्रू होता है एंड फ्लैग टू भी ट्रू होता है तब तो हमारा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन होगा। तो फ्लैग वन ट्रू कब होगा, जब उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब हो, और फ्लैग टू ट्रू कब होगा, जब उसका लेटर काउंट 5 से कम हो। ठीक है, और ये दोनों ही कंडीशन होना चाहिए। एंड का मतलब होता है ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, मीन्स एंड का मतलब होता है बोथ। बोथ अगर दोनों ट्रू है तब जाके हमारा ये ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। ऐसे ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। इस एंड को मैंने ये ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो फॉल्स हो जाता है, तो ये दोनों ही ट्रू होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शंस। तो काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड विच आर एडवर्ब एंड हैव एट मोस्ट 5 वर्ड। एडवर्ब होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, और एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 लेटर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 लेटर। हाँ, एडवर्ब होना चाहिए, और 5 या 5 से कम होना चाहिए, मीन्स ज्यादा से ज्यादा 5 लेटर होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सही है। अगर आगे पढ़े तो नंबर ऑफ वर्ड विच आर आइदर एडवर्ब, या तो एडवर्ब हो और हैव मोस्ट एट मोस्ट 5 लेटर काउंट। मैंने बोला था कि यहाँ पे दोनों ही होगा क्योंकि यहाँ पे एंड है, तो ये तो गया। नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर आइदर एडवर्ब और हैव एट लीस्ट 5,
आइदर एडवर्ब नहीं, एडवर्ब दोनों ही कंडीशन। नंबर ऑफ वर्ड विच आर एडवर्ब एंड हैव एट लीस्ट 5, एडवर्ब एंड हैव एट लीस्ट 5, कम से कम 5। यहाँ पे एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 5, ज्यादा भी चलेगा, बट यहाँ पे मैक्सिमम 5 होना चाहिए, 5 या 5 से कम। यहाँ बोल रहा है 5 या 5 से ज्यादा, तो ये गलत हो गया। एटलीस्ट और एटमोस्ट में ये डिफरेंस मैंने अपने पहले जो सिटी का मैंने सेशन लिया था ना, यही यही मीन्स ये जनवरी 2025 का, इससे पहले जो एक कुछ सितंबर या जो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, तो अगर आप पहला वाला देखिएगा ना, तो मैंने वहाँ पे एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, तो आप उसे कर लेना अगर आपने नहीं किया है। वैसे मैंने यहाँ पे समझा भी दिया। एटमोस्ट का मतलब होता है, एटमोस्ट मतलब मैं खुद भूल गई। एटमोस्ट, एटमोस्ट 5 लेटर, यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। और एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, यानी कि एडवर्ब होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 लेटर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5, कम भी चलेगा, इसमें कम से कम 5, ज्यादा भी चलेगा, ऐसा ऐसा ये यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर में बोला जा रहा है, द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट का यूज करके इस सूडो कोड को लिखा गया है। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन और बिलो सूडो कोड, इफ काउंट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स। तो काउंट टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। काउंट टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, तो जेंडर क्या है, मेल। हुज केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन, जिसका केमिस्ट्री मार्क्स जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है मैथमेटिक्स मार्क्स के। देन सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट फॉर ए एंड बी। ठीक है, देखते हैं क्या। काउंट 1 इक्वल टू 0, काउंट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रो, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ डैश ए और बी। काउंट 1 इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1, एल्स काउंट 2 इक्वल टू काउंट 2 प्लस 1। तो काउंट 2 कब इंक्रीज होगा, जब उसका जेंडर क्या हो जाए, मेल, और उसका केमिस्ट्री मार्क्स मैथ मार्क्स के इक्वल या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो काउंट 1 क्या होगा, और हमें ये फ्रेगमेंट भरना है ए और बी। तो ए और बी का ऑप्शन ये दे रखा है। और काउंट 1 कब इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे मीन्स, यहाँ पे देखिए एल्स में जो है ना वो जेंडर मेल है, तो और मैंने बताया था कि एल्स एल्स में वो कंडीशन आता है जो इफ वाला कंडीशन फेल हो जाता है। तो एल्स में है जेंडर मेल, तो इफ में क्या होगा, जेंडर फीमेल, जिसका मार्क्स जो है इसके अपोजिट हो, यानी कि जिसका मैथ मार्क्स ज़्यादा हो केमिस्ट्री से, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो जेंडर मेल अगर ए और बी में यहाँ पे जेंडर मेल है, जेंडर फीमेल, तो जेंडर मेल और जेंडर मेल वाला तो पहले चला गया। तो जेंडर फीमेल और फीमेल का है, अब उसका मैथ मार्क्स देखना है। यहाँ पे यहाँ पे केमिस्ट्री मार्क्स ज़्यादा है और यहाँ पे मैथमेटिक्स मार्क्स, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि काउंट 2 तब इंक्रीज हो रहा है जब उस जेंडर मेल है और उसका केमिस्ट्री मार्क्स मैथ से इक्वल है, केमिस्ट्री मार्क्स मैथ मार्क्स इक्वल है, या केमिस्ट्री मार्क्स ज़्यादा है। तो काउंट 1 कब इंक्रीज होगा, जब उसका जेंडर फीमेल हो। ठीक है, जब उसका जेंडर फीमेल हो या उसका मैथमेटिक्स मार्क्स ज़्यादा हो केमिस्ट्री मार्क्स से। तो यहाँ पे ए और बी भरना था, तो ए और बी क्या होगा, जेंडर फीमेल, एक्स मार्क्स ग्रेटर देन केमिस्ट्री मार्क्स। सो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वो वाला वीडियो देख लेना जो मैंने 18 मिनट का एफ एल समझाया था, वो देख लेना, तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड एंड फिर ये वीडियो आप देख लेना पूरे अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप वही वीडियो देख लेना। ओके, सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन प्रोसीजर using the score data set, what will a and b represent? A equal to 100, b equal to 100, while table 1 has more car, read the top car x from table 1, x physics less than equal to a, b equal to a equal to x physics else। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 63 जो क्वेश्चन है, उस ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ग्रेडेड असाइनमेंट 1 तो नहीं, ग्रेडेड असाइनमेंट 2। ठीक है, ग्रेडेड असाइनमेंट 2 से ये डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन उठाया गया। सब चीज सेम है, क्वेश्चन का डाटा भी सेम है और ऑप्शन भी सेम है और जो आंसर वहां पे था वो भी सेम है। तो अगर आपने ग्रेडेड असाइनमेंट 2 किया है वीक 2
जो होता है वीक 2 सीटी का। अगर आपने वो किया है तो आपको इसका आंसर पता होगा, या फिर नहीं भी पता है तो मैंने उसमें उस क्वेश्चन में लॉजिक बहुत अच्छे तरह से समझाया था, बहुत एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लेना। इसलिए मैंने कहा था पहले कि आप पहले ग्रेडेड असाइनमेंट सारा सॉल्व करें, उसके बाद फिर जाके आप PYQs करें। तो अगर आपने ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रेडेड असाइनमेंट है ना उसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये हमारे क्वालिफायर में, तो आप उसे जरूर से करिए। अगर नहीं किए हैं तो आप जरूर से कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। ओके, तो आप इसका आंसर बता देना हमें कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में बोला जा रहा है द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ लाइब्रेरी डाटा सेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट आफ्टर द सूडो कोड बिलो इज एग्जीक्यूटेड। तो काउंट क्या होगा, काउंट के लिए ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं। काउंट इक्वल टू 0 while table 1 has more row, read the first row x in table 1, move x to table 2, while table 1 has more row, read the first row y in table 1, if verify pair x y, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, ये जो वेरीफाई पेयर एक्स वाई है एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर। तो अगर ये प्रोसीजर पढ़ना है, अगर इसका कंडीशन वेरीफाई होगा तो काउंट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा काउंट से। मूव वाई टू टेबल 3, मूव ऑल रो फ्रॉम टेबल 3 टू टेबल 1। तो प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर वेरीफाई पेयर एक्स वाई। इफ एक्स gen equal to y gen and x language does not equal to y language, return true। मीन्स अगर हमारा जो वेरीफाई पेयर यानी कि दो, मान लेते दो पर्सन है, एक पर्सन एक्स एक पर्सन वाई, तो अगर दोनों का जेनरे सेम है और एंड मतलब होता है ये इंग्लिश वाला वर्ड है, एंड दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट है तो हम रिटर्न करेंगे टू। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। यही है वेरीफाई पेयर। और वेरीफाई पेयर अगर होता है तो हमें काउंट को इंक्रीज करना है। तो काउंट को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो कंडीशन है वेरीफाई पेयर ये ट्रू होना चाहिए बेसिकली। तो और ट्रू होने के लिए दोनों का ये जेनरे डिफरेंट होना चाहिए, जेनरे सेम होना चाहिए, लैंग्वेज डिफरेंट होना चाहिए। तो देखते हैं काउंट क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ बुक पेयर that have the same genre and language, लैंग्वेज डिफरेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ बुक पेयर दैट हैव डिफरेंट जेनरे एंड लैंग्वेज, ये जेनरे सेम होना चाहिए, लैंग्वेज डिफरेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ बुक पेयर दैट हैव द सेम जेनरे बट आर डिफरेंट इन लैंग्वेज, हाँ ये सही है, जेनरे सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट है। नंबर ऑफ बुक पेयर दैट हैव डिफरेंट लैंग्वेज बट आर सेम इन लैंग्वेज, नहीं लैंग्वेज डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सब ऑप्शन गलत है, बस एक ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे मैंने एक्स वाई को पर्सन बोल दिया था, वो पर्सन नहीं है, वो बुक्स है, सॉरी बुक्स है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65। सो अब है क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में बोला जाए द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डाटा सेट, कंसीडर दैट प्रोसीजर v count return the number of vowel, v count क्या है, नंबर ऑफ vowel, एंड प्रोसीजर c count return the number of consonant। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। काउंट इक्वल टू 0, q इक्वल टू ट्रू, while table 1 has more row, read the first row x in table 1, move x to table 2, while table 1 has more row, read the first row y in table 1, move y to table 3, if v count does not equal to v count of x does not equal to v count of y, q equal to false, if c count of x does not equal to c count of y, q equal to false, if q count equal to count plus 1। तो if q का मतलब होता है if q equal to true, अगर q ट्रू होता है तो हमें काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है। मूव ऑल रो ऑफ टेबल 3 टू टेबल 1, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो काउंट क्या बताएगा, और काउंट कब हो रहा है इंक्रीज, जब हमारा q ट्रू है। और q ट्रू कब होगा, q ट्रू पहले था, q फॉल्स कब हो जाएगा, जब दोनों एक्स और वाई का ये जो वॉवल काउंट है वो डिफरेंट हो, और एक्स और वाई का कॉन्सोनेंट काउंट डिफरेंट हो। मतलब कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक वर्ड है, वर्ड 1, ये है वर्ड 2, इसका वॉवल काउंट है 3, इसका वॉवल काउंट है 3, और इस ये जो वर्ड है ना ये इसमें 5 लेटर है, इसमें भी 5 लेटर है। तो बताइए इसमें कॉन्सोनेंट कितने होंगे, लेटर 5 है, 3 वॉवल है, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, सिंपल सी बात है 2 कॉन्सोनेंट होंगे दोनों में ही। ठीक है, तो वैसे ही अगर दोनों का डिफरेंट हो जाता तो फॉल्स हो जाता, तो सेम होगा तो ट्रू रहेगा, दोनों का ये फॉल्स हो जाता तो यानी ट्रू रहना है तो दोनों का सेम होगा।
तो अगर ऑप्शन पढ़े तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड दैट डिफर इन नंबर ऑफ वॉवल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो ये ट्रू कब होगा, जब दोनों डिफरेंट होगा। डिफरेंट हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाना है, ये तो गलत है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड आइदर हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ वॉवल और कॉन्सोनेंट और बोथ, मीन्स मीन्स कि पेयर ऑफ वर्ड यह एक्स वाई जो पेयर ऑफ वर्ड है जिसका या तो हैविंग एन, या तो नंबर ऑफ वॉवल सेम हो और कॉन्सोनेंट सेम हो, या दोनों सेम हो। यहाँ पे जो और है ना, ये और आके गलती कर दिया, क्योंकि अगर 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 यहाँ पे जो है ना, ये इफ के बाद ये इफ आया है, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तब जाके ये जो है ना ट्रू होगा, क्योंकि इस कंडीशन में भी ये फॉल्स हो जाता है, इस कंडीशन में भी ये फॉल्स हो जाता। तो अगर बस वॉवल काउंट एक जैसा हुआ और कॉन्सोनेंट काउंट डिफरेंट हो गया, तब भी ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये और आके गलती कर दिया, नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ वॉवल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, हाँ, equal number of vowel and number of consonant, number of pair of word having an equal number of vowel but not consonant, गलत है। तो बस एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 66 है इसमें है मैच द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन द कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू इन कॉलम 2, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से बस मैच करना है। तो अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें, और मैचिंग में ना हम क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं, जैसे कि ए का 2 है, ए का 2 है, ए का 1 है, ए का 1 है, तो ए का देख लेंगे, तो उससे क्या होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो एलिमिनेशन यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा है 2 इक्वल टू 2 और 2 ग्रेटर देन 3। सो क्या 2 3 से बड़ा होता है? ये तो सरासर गलत है ना, रॉन्ग है ये। और सिटी में ना 2 इक्वल टू 2 नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये इक्वल टू 2। अगर 2 इक्वल टू 2 लिखना है तो ये ऐसे लिखा रहेगा इन सिटी में, ये ऐसे चलता है, ये सिंगल इक्वल टू ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ओके, ये भी मैंने ये अपने अभी जो 18 मिनट का वीडियो लिया था ना, मैंने उसमें बता दिया था, अगर आपने देखा है तो दैट्स गुड, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्या है, एक ये फॉल्स हो जाएगा ना, ए वाला जो ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा। इनवैलिड एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इनवैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है, दिस इज इनवैलिड एक्सप्रेशन। तो ए का क्या हो जाएगा, 1, ए का 1, ए का 1, तो ये गया और ये गया। अब देखें बी का 3, इसका भी बी का 3, इसका सी का 2, इसका भी सी का 2, इसका डी का 1, इसका भी डी का 1, ई का 2, ई का 1। तो अब हमें बस ई देखना पड़ेगा, तो ई में क्या है, ई है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये सही है? इसका मतलब होता है या तो 2 ग्रेटर देन 2 हो और 2 इक्वल टू 2 हो। ये गलत है, बट ये तो सही है ना, ये ट्रू है। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, इसीलिए ये जो है ना एक सही एक्सप्रेशन हो जाएगा। और का यही मतलब होता है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो हमारा ये कंडीशन सही हो जाएगा, तो ये टू हो जाएगा, ई का 2 हो जाएगा, ई का 2, ई का 1, ई का 2 सही है, तो 66 का हो जाएगा। ये ए बी सी डी ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 67। 67 है द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट का यूज किया गया है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, while table 1 has more row, read the first row x in table 1, flag इक्वल टू false, flag को false पे सेट किया गया है। if x gender equal to female and x total greater than 250, flag equal to true। तो flag को true होने के लिए वो जो person है उसका gender female होना चाहिए, और मीन्स एंड मतलब हिंदी वाला, और ये फीमेल भी होना चाहिए, और ये उसका टोटल मार्क्स जो है ना वो 250 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके उसका फ्लैग जो फॉल्स था वो ट्रू होगा। इफ नॉट फ्लैग, इसका मतलब होता है नॉट फ्लैग यानी कि फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। अगर इफ फ्लैग लिखा होता ना तो हो जाता इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, इफ नॉट फ्लैग है तो इफ फ्लैग इक्वल टू नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स। तो इफ नॉट ट्रू ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो अगर हमारा फ्लैग फॉल्स हो जाता है तो हम ए को इंक्रीज करेंगे ए प्लस 1 से। इफ एक्स टोटल ग्रेटर देन 250, बी इक्वल टू बी प्लस 1। और अगर उसका अगर ये हमारा फ्लैग फॉल्स हो गया, ठीक है, फ्लैग फॉल्स हो गया तो हम ए को इंक्रीज करेंगे, ये और ये इफ के अंदर इफ यानी कि नेस्टेड इफ है। और अगर उसका जो टोटल मार्क्स है उस पर्सन का वो 250 से ज्यादा होता है तो हम बी को भी इंक्रीज करेंगे, मूव एक्स टू टेबल 2। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट।
सो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर एट मोस्ट 250, और एट मोस्ट का मैंने बताया है ज़्यादा से ज़्यादा 250, कम भी चलेगा, यानी कि 250 से कम, लेस देन इक्वल टू 250 कह सकते हैं। एट मोस्ट 250 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 250। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारा फ्लैग ट्रू कब था, जब उसका जेंडर फीमेल है एंड उसका टोटल मार्क्स 250 से ज़्यादा है, तब तक ये ट्रू है। तो अगर हमें फॉल्स करना है फ्लैग को, तो या तो हम उस जो पर्सन है उसका जेंडर चेंज कर दें, दैट इज फीमेल ना हो, मेल हो, या तो उसका जो टोटल मार्क्स है ना वो 250 से कम हो, 250 के इक्वल या 250 से कम हो, तब भी अगर ये दोनों में से कुछ भी हो जाता है तो हमारा फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, उसमें बोल रहा है कि जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जिसका टोटल मार्क्स 250 से कम हो या उसके इक्वल हो। यहाँ यहाँ पे ना ये दोनों चीजें बोल दिया कि मेल स्टूडेंट भी होना चाहिए और उसका मार्क्स 250 से कम या उसके इक्वल भी होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे ना और होता ना, मीन्स या तो मेल स्टूडेंट हो या उसका मार्क्स 250 से कम या उसका इक्वल हो, तब जाके ये ऑप्शन सही हो जाता है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया कि मेल स्टूडेंट भी होना चाहिए, उसका मार्क्स भी इतना होना चाहिए। इस केस में ये जो है ना, ये ऑप्शन फॉल्स हो गया, क्योंकि ए इक्वल टू ए प्लस वन तब होगा जब हमारा फ्लैग क्या हो जाएगा, नॉट फ्लैग, यानी कि फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। और फ्लैग इक्वल टू फॉल्स होने के लिए या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, यानी उसका जेंडर या तो मेल हो जाए या उसका जो मार्क्स है वो 250 के इक्वल या कम, उससे कम। यहाँ पे दोनों बोल दिया, इसीलिए ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा, तो ऐसा यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, इसीलिए ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैंने बता दिया। अब देखते हैं बी ऑप्शन। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250, और बी इक्वल टू बी प्लस वन कब हो रहा है, जब ये यहाँ से ये वाला इफ को पार किया और ये वाला इफ को पार किया, तो ये वाला इफ को पार करने के लिए ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई होना चाहिए, और ये वाला इफ बोल ही दिया कि उसका जो टोटल मार्क्स है ना वो 250 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये ए प्लस ए इक्वल टू प्लस वन होने के लिए वो जो जेंडर है ना उसका, वो मेल होना चाहिए। तो बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250, ये सही है, क्योंकि ये वाला कंडीशन यहाँ पे बोल दिया गया था इस इफ के बाद, इफ में नेस्टेड इफ है ये। फिर है बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट है। इन लाइन 8 है ये। इफ वी रिमूव नॉट फ्रॉम इफ कंडीशन, देन अगर हम यहाँ से नॉट हटा देंगे तो ए रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आगे, नहीं यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट को नहीं होगा, बस मेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 250 है। अगर हम यहाँ से नॉट हटा देते तो क्या हो जाता, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, फ्लैग इक्वल टू ट्रू होने के लिए उसका जेंडर फीमेल होना चाहिए और उसका टोटल मार्क्स 250 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट नहीं, या फिर फीमेल स्टूडेंट होगा, तो ये वाला हट जाता ना, तब जाके ये ऑप्शन सही हो जाता। मैंने शायद फीमेल स्टूडेंट बोल दिया था पहले, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। इन लाइन 8 इफ वी रिमूव नॉट फ्रॉम इफ कंडीशन, तो लाइन 8 में अगर हम इसमें से नॉट हटा देंगे तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर हम इसमें से नॉट हटा देंगे तो इफ फ्लैग हो जाएगा। और इफ फ्लैग का मतलब होता है इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, तो फ्लैग ट्रू कब होगा, जब उसका जेंडर फीमेल हो एंड उसका टोटल मार्क्स 250 से ज्यादा हो। तो ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट नहीं, ए रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट जिसका टोटल मार्क्स 250 से ज्यादा हो। यहाँ पे मेल बोल दिया इसीलिए ये गलत हो गया। सो यही था इसका ऑप्शन, ऑप्शन भी सही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 68 है, the flowing pseudocode is executed using the shopping bill data set. At the end of execution, A capture the lowest price across all the item purchased from Big Bazaar. तो A क्या कैप्चर कर रहा है, lowest price across all item purchased from Big Bazaar, यानी कि A जो है ना वो मिनिमम प्राइस स्टोर कर रहा है बेसिकली। जो भी आइटम, एक किसी आइटम का मिनिमम प्राइस जो कि बिग बाजार से खरीदा जा रहा है। बट द सूडो कोड में हैव मिस्टेक इन वन और मोर लाइन्स, आइडेंटिफाई ऑल सच लाइन, एज्यूम दैट द स्टेट नॉट लिस्टेड ऑप्शन बिलो। ठीक है, वैसे हमें जो लाइन गलत है वो बताना है। तो सबसे पहले है ए इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले पूरा कोड को रीड आउट कर लेते हैं। क्या है, ए इक्वल टू जीरो, ए को इनिशियलाइज किया गया जीरो से, और ये क्या है हमारा मिनिमम प्राइस। ठीक है, वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड, रीड द फर्स्ट कार्ड एक्स इन पाइल वन। इफ शॉप नेम इक्वल टू बिग बाजार, सही है, शॉप नेम बिग बाजार होना चाहिए। टेम्प इक्वल टू फाइंड आइटम,
इफ टेम्प ग्रेटर देन ए इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प क्या है, एक फाइंड आइटम है जो कि एक प्रोसीजर है, इसके बारे में नीचे दिया गया है, फिर उसी को कुछ कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, टेम्प ग्रेटर देन ए कुछ है, ठीक। तो हम पहले प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या है, फाइंड आइटम वाई, कुछ आइटम फाइंड करना है, मिनिमम प्राइस इक्वल टू 0, मिनिमम प्राइस को 0 पे सेट किया गया है। वाइल कार्ड वाई हैज मोर आइटम्स, read and first item z from item list of card y. If minimum price greater than z price, minimum price equal to z price, remove z from item list of the card y, return minimum price। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि हमें मिनिमम प्राइस मीन्स हमें इस प्रोसीजर से मिनिमम प्राइस स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अगर हम माने कि मिनिमम प्राइस हमारा 0 है और हम ये वाला कंडीशन पे आए, मान लेते हैं कि कोई आइटम है जेड का जो प्राइस है ना वो 100 रुपीज है। तो जब हम ये इस वाले इफ पे जाएंगे तो क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन 100। क्या ये स्टेटमेंट कभी भी सही होगा? क्या ये स्टेटमेंट कभी भी सही हो सकता है? अगर किसी आइटम का प्राइस 1 रुपी भी है तो 0 इज ग्रेटर देन 1, तो ये स्टेटमेंट कभी सही होगा ही नहीं, ठीक है, कभी सही नहीं हो सकता है जब तक मिनिमम प्राइस 0 है, ठीक है। तो हमारा जो ये कंडीशन है, इस हिसाब से मिनिमम प्राइस ग्रेटर देन जेड का प्राइस, तो ये गलत हो गया। तो लाइन 17 में क्या है, इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये लाइन 17 सही है, एक गलत लाइन है, ठीक है। एंड फिर अगर हम देखें लाइन 14 में, लाइन 14 में ये 17 वाला लाइन गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस को हम इनिशियलाइज किए थे वो 0 से किए थे। यहाँ 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, बट यहाँ 0 तो नहीं होगा बेसिकली। तो लाइन 14 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, ये भी सही है क्योंकि ये गलत लाइन है। तो ये गलत लाइन है, ये गलत लाइन है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम मिनिमम प्राइस या मिनिमम मार्क्स कुछ भी स्टोर करवाना चाहते हैं अपने सूडो कोड में, तो हम मिनिमम जो भी हमारा प्राइस वगैरह होता है ना, उसे हम एक ऐसे नंबर से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि 1000 से कर लिए, या फिर हम वैसा प्राइस मतलब रखते हैं यहाँ पे जो कि हमारे आइटम लिस्ट में ना सबसे ज़्यादा हो, जैसे कि उस दुकान में अगर सबसे महंगा चीज़ जो है अगर वो 5000 का है, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, मिनिमम प्राइस को हम क्या सेट करेंगे, 5000 पे सेट करेंगे। और फिर उसी के हिसाब से हम आइटम चेक करते जाएंगे। तो हमारे पास अगर कोई 500 का आइटम आएगा तो क्या हो जाएगा, 500 कुछ कंडीशन लगाएंगे तो फिर उसमें 500 स्टोर होगा, फिर 200 स्टोर होगा, 100 स्टोर होगा, ऐसे स्टोर होता है। मीन्स जो भी मिनिमम प्राइस है ना वो हम अपने सूडो कोड में एक ऐसा अमाउंट रखते हैं जो कि बहुत बड़ा हो, या फिर वो सबसे बड़ा हो जो भी हमारे स्टोर में आइटम है। वही कुछ था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 में भी अगर हम दिखाएं तो, हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पे हमें ना ए और बी में ना मिनिमम मिनिमम स्कोर स्टोर करवाना था। तो हम ए और बी को कहाँ से स्टार्ट किए, 100 से। और जो ए और जो क्या कहता है जो स्कोर था ना, यहाँ क्या है, ए इसका ऑप्शन डी था, ए इज द मिनिमम फिजिक्स मार्क्स एंड बी इज द सेकेंड मिनिमम फिजिक्स मार्क्स। और जो फिजिक्स मार्क्स था ना वो हाईएस्ट था 100, तो हम ए को स्टार्ट किए थे यहाँ पे 100 से, और हमें मिनिमम स्टोर करवाना था तो हम ए को 100 से स्टार्ट किए। तो वही आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन था ये, जब भी हम स्टार्ट करते, अगर हमें मिनिमम प्राइस स्टोर करवाना है तो हम एक बहुत बड़ा नंबर से स्टार्ट करते हैं, ओके, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये ऐसा होगा। आई थिंक मेरा यहाँ पे ये गलत है, सॉरी टू से, ये लाइन 17 सही है, इसमें ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा कोई जो आइटम है, अगर ये लाइन 14 मान लेते हैं हमारा मिनिमम प्राइस जो है ना वो 1000 पे सेट होता है, ठीक है। तो फिर अगर हमारे पास कोई आइटम आया जिसका प्राइस है 200, तो ये ऐसे चेक होता, 200 इज ग्रेटर देन 1000। नहीं नहीं नहीं, मिनिमम प्राइस है ना, गलत ही लिख रहे हैं हम। तो ये ऐसे चेक होता, ऐसे चेक होता, तो अगर हमारा मिनिमम प्राइस सेट होता 1000 पे तो कैसे चेक होता, ऐसे चेक होता, मतलब ये वाले इफ में ये 1000 इज ग्रेटर देन 200, हमारे पास कोई आइटम है जिसका प्राइस था 200, तो ये ऐसे चेक होता, तो ये कंडीशन सही हो जाता। तो फिर हम हमारा मिनिमम प्राइस क्या आ जाता, 200। मीन्स हमारा ये 17 नंबर का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, बस इसमें ना ये गलती है मिनिमम प्राइस का। अगर मिनिमम प्राइस हमारा 1000 या फिर बेसिकली बड़ा नंबर सेट होता ना, तब जाके हमारा ये कंडीशन एकदम सही वर्क करता है वाला, ठीक है, ऐसा चलता।
ओके, और फिर अगर अब है लाइन 1 और लाइन 6 का बात, तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि अगर लोएस्ट प्राइस स्टोर करना होता है तो ए को हम मीन्स जीरो तो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मिनिमम प्राइस हमें स्टोर कराना कराना है, तो ये एक गलत है, इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ ए को कुछ बड़ा सा नंबर को स्टोर करना पड़ता। फिर अगर लाइन 6 क्या है, इफ टेम्प ग्रेटर देन ए। ओके, तो टेम्प क्या है? फाइंड आइटम। अब फाइंड आइटम से हमें मिनिमम प्राइस स्टोर करवाना था, तो हम मान मान लेते हैं मेरे पास जो मिनिमम प्राइस स्टोर हुआ है वो है 100, नहीं 200। ये 200 था, तो हमारे पास मान लिया कि मिनिमम प्राइस हमें स्टोर हुआ 200। सो 200 आया है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे चेक होगा। ये 200 आया, टेम्प 200 आया, तो 200 इज ग्रेटर देन ए। सो ये मैंने बता दिया कि जो ए इक्वल टू जीरो है ना, ये क्या स्टोर मतलब ए इक्वल टू जीरो है अभी, बट ए कैप्चर कर रहा है लोएस्ट प्राइस अक्रॉस ऑल आइटम परचेज फ्रॉम बिग बाजार। ठीक है, ए को लोएस्ट प्राइस स्टोर करना है, तो ए को हम किसी बड़ा नंबर पर सेट करेंगे, मान लेते हैं वही 1000। ठीक है, तो ये कैसे चेक करता? अगर ये सही होता तो ये से चेक करता 200 इज ग्रेटर देन 1000, तो फिर ए को स्टोर करवाते हम, ए को टेम्प में स्टोर करवाते, ए को स्टोर करवाते 200 में। सो ये जो है वो 200 हो जाता, बट ये कंडीशन ही गलत है। क्या 200 1000 से बड़ा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं ना होता है। ये उल्टा होता तब सही होता, मीन्स 200 ऐसे लिखा होता तब सही होता 1000। ठीक है, मीन्स ये क्या है, इसका जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो उल्टा है, गलत है बेसिकली। तो लाइन 6 इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, ये लाइन भी सही हो जाएगा। तो इसका 3 लाइन में गलती था, लाइन 1, लाइन 6 और लाइन 14 में। लाइन 17 सही था यहाँ पे। सो यही 3 ऑप्शन था इसका आंसर। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ है तो आप एक बार रिवाइंड करके जरूर से देख लेना, इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टर्म्स है। ओके, और ऐसा जो क्वेश्चन है ना वो एक रहता ही रहता है क्वालिफायर में, ये सा लाइन लाइन का करेक्शन करवाने का। ठीक है, तो आप इस ऐसा क्वेश्चन को एक बार थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, द फ्लोइंग pseudocode is executed using a data set similar to word data set based on the flowing paragraph। ये पैराग्राफ दे रखा है, फिर pseudocode है, हमें कुछ बताना है। ठीक है, तो एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहूंगी, ये जो क्वेश्चन है इसमें ना एक कंफ्यूजन है एक जगह पे। ठीक है, पहले मैं आपको आईटी मद्रास के जो ऑफिशियल आंसर है उसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगी, फिर क्या कंफ्यूजन हो सकता है मैं बाद में वो बताऊंगी। ओके, पढ़ते हैं इसे। तो ये कुछ पैराग्राफ दे रखा है, उसे पढ़ना है। फिर अगर हम शुरू कर देखें तो क्या है, काउंट इक्वल टू जीरो, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, while table 1 has more row, read the first row x in table 1, move x to table 2, if first letter of the x word equal to s and flag। ऐसा फ्लैग होता है, तो ऐसा फ्लैग इक्वल टू, अगर एंड फ्लैग का मतलब है एंड फ्लैग इक्वल टू ट्रू, अगर ऐसा फ्लैग इक्वल टू ट्रू होता है तो फिर हमें दूसरे इफ पे जाना है, इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ। सेकेंड लेटर ऑफ द एक्स वर्ड इक्वल टू यू, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, इफ एक्स वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। तो फ्लैग अभी फॉल्स है यहाँ पे। फ्लैग ट्रू कब होगा? जब हमारा वर्ड जो है ना वो एक फुल स्टॉप से एंड होगा। ठीक है, assume that uppercase and lowercase ignored during comparison of letter, which of the following word will not considered in count। नॉट कंसिडर इन काउंट, काउंट में कौन सा कंसिडर नहीं होगा एंड ऑफ एग्जीक्यूशन में, तो कौन सा काउंट में नहीं आएगा? तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किस वर्ड के लिए नहीं होगा? ओके, और हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, और सभी ऑप्शन में ना पहला वर्ड एस है, सेकेंड वर्ड यू है, फर्स्ट लेटर ऑफ द एक्स वर्ड इज एस, सेकेंड लेटर ऑफ द एक्स वर्ड यू, सभी में है। तो हमें ये बेसिकली किस पे फोकस करना है? ये फ्लैग पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हमें एक ऐसा काउंट हमें क्या कराना है, नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स कराना है। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 तब होता जब उसका फर्स्ट लेटर एस होता और फ्लैग ट्रू होता, सेकेंड लेटर यू होता। ये दोनों कंडीशन है, फ्लैग ट्रू होता तब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होता। तो अगर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 नहीं करना तो हमें फ्लैग जो है वो फॉल्स करना पड़ेगा। फ्लैग फॉल्स कब होगा? जब एक्स वर्ड इंड डज नॉट इन विथ फुल स्टॉप, इन विथ फुल स्टॉप में तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा। मीन्स क्या कि हमें ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो जो कि जो कि फर्स्ट फुल स्टॉप से पहले हो। यही मतलब था। यहाँ पे जो एक्स वर्ड है मीन्स
ये जो एक्स वर्ड है, यहाँ जो एक्स वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनी वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, एनी वर्ड ऑफ द पैरा। ठीक है। सो अगर हम कोड से जाएंगे तो फ्लैग फॉल्स है अभी, तो फ्लैग ट्रू होने के लिए कोई भी वर्ड जो है ना वो फुल स्टॉप से अगर एंड हो जाता है तो हमारा फ्लैग ट्रू हो जाएगा। तो अगर एक बार फ्लैग ट्रू हो गया तो वो हमेशा ट्रू ही रहेगा, क्योंकि कोई भी वर्ड एक फुल स्टॉप से एंड हो गया तो सबसे पहला वर्ड जो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है वो है बर्ड। ठीक है। तो इसके बाद जो भी एस और यू से वर्ड आएगा वो सब हमारा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन में ऐड होगा। ठीक है। ऐसा कहना था आईटी मद्रास का, और उस हिसाब से जो आंसर आएगा मीन्स फ्लाई इक्वल टू फॉल्स होने के लिए हमें एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो एस यू से हो एंड वो फुल स्टॉप से पहले हो। तो फुल स्टॉप से पहले एक ये वर्ड है, एक ये सुसन है, सराउंडेड है, और कोई वर्ड नहीं है। तो बस ये दोनों वर्ड था। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बट एक कंफ्यूजन जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट के मन में, और जो मेरे मन में भी आया था, कि कुछ स्टूडेंट मान सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो वर्ड एक्स वर्ड है वो सेम वर्ड जो है ना वो यहाँ पे भी है, एक्स वर्ड इन विद द फुल स्टॉप। अगर हम ऐसे चलते तो क्या हो जाता, फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ड एस होना चाहिए एंड फ्लैग इक्वल टू ट्रू, एंड सेकेंड वर्ड यू। तो फ्लैग ट्रू कब होगा, जब हमारा एक ऐसा वर्ड हो जो एस यू से हो और वो वही सेम वर्ड जो है ना वो फुल स्टॉप से एंड होता, तब जाके हमारा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कब होता, जब उसका फर्स्ट लेटर एस होता, सेकेंड लेटर यू होता, और वो क्या वो सेम वर्ड फुल स्टॉप से एंड होता, तब जाके हमारा काउंट इंक्रीज करता। तो अगर हम ऐसा वर्ड खोजते तो ऐसा वर्ड आता, रसलिंग इन ट्री सजेस्टेड स्क्वायर बिगनिंग देयर डे सर्चिंग फॉर सस्टेनेंस। तो ये इस वर्ड के लिए हमारा काउंट इंक्रीज होता और एक ही बार होता, क्योंकि एक ही ऐसा वर्ड आ रहा है। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता था, तो उनको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए था कि जो एक्स वर्ड है ना वो सेम नहीं है इस वर्ड से, ये दिस वर्ड इज एनी वर्ड। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, बट अब नहीं है तो मैंने बता दिया, जो ऑफिशियल आंसर दिया गया था उनके द्वारा, और जो स्टूडेंट्स सोच सकते हैं उनके द्वारा भी मैंने बता दिया। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, द given pseudocode is executed using the score data set. There is a hypothesis है that if a student perform well overall, that is score at least total 180 marks, then he/she must be perform well in all the subject, that is score at least 60 marks in each subject. At the end of execution, frac true store the fraction of student who satisfy this hypothesis. Choose the following code fragment to complete the pseudocode. ओके, तो इसमें बोला जा रहा है कि एक हाइपोथेसिस है, अगर एक स्टूडेंट परफॉर्म वेल, यानी कि एक स्टूडेंट अगर अच्छा परफॉर्म करता है वो हम कैसे जानेंगे, जब उसका जो स्कोर है ना वो कम से कम 180 हो, एटलीस्ट 180। उसका अगर स्कोर एटलीस्ट 180 होता है टोटल में से, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन ही सी मस्ट हैव परफॉर्म वेल इन ऑल सब्जेक्ट, मीन्स अगर उसका स्कोर कम से कम 180 होता है तो इसका मतलब है वो तीनों ही सब्जेक्ट है, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, ऐसा मान लिया जाता है। अच्छा, यानी कि कम से कम फिजिक्स, यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इस सब्जेक्ट में हमें ना इस सब्जेक्ट में कम से कम 60 मार्क्स होना चाहिए, एटलीस्ट 60, जो यहाँ पे लिखा भी है, डेट इज स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो उसे अच्छा परफॉर्म करने का मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐसा माना जाएगा। एट द एंड ऑफ एजुकेशन फैक्ट स्टोर द फ्रैक्शन स्टूडेंट हु सेटिस्फाई दिस हाइपोथेसिस। ऐसा स्टूडेंट को काउंट करना है या स्टोर करवाना है जो इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखते हैं कोड क्या है। काउंट ओवरऑल इक्वल टू 0, काउंट पर सब इक्वल टू 0। ठीक है। वाइट table 1 has more row, read the first x in table 1. if x total greater than equal to 180, तो हमें कुछ कोड फ्रेगमेंट भरना है। मूव x to table 2 फ्रैक्ट ट्रू इक्वल टू काउंट पर सब्जेक्ट काउंट ओवरऑल। तो काउंट पर सब्जेक्ट जो है ना वो स्टूडेंट काउंट कर रहा है, स्टूडेंट जिसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 है। काउंट ओवरऑल में है नंबर ऑफ स्टूडेंट।
तभी ना ये फ्रैक्शन स्टोर कर पाएगा। ओके, तो अगर हम देखें कोड में तो क्या है, यहाँ पे लिख दिया अगर उसका टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 है, यानी हमें पहला वाला तो बता दिया, अब हमें ये नीचे वाले में ध्यान देना होगा, जैसे कि इसका इस सब्जेक्ट में 60 स्कोर करे। इफ ये ऑप्शन ए है, ये बी है। if x physics greater than equal to 160 and x chemistry greater than equal to 60 and x mathematics greater than equal to 60, count per sub equal to count per sub plus 1, count per count plus 1। हाँ, ये सही तो है, ठीक है, ये सही है। हमें कंडीशन दे रखा है, फिर हमें ये कुछ इंक्रीज करवाना है, ठीक है। तो कंडीशन भी सही है कि उसका फिजिक्स में 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी 60 से ज़्यादा, मैथ में 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है। अगर हम आगे ऑप्शन देखें, इसमें भी एंड है, इसमें भी एंड है, काउंट पर सब इक्वल टू काउंट पर सब प्लस 1, काउंट ओवरऑल। तो इस दोनों ऑप्शन में बस इतना ही एक फ़र्क है कि जो मिडिल ब्रैकेट आया वो यहीं पे एंड हो गया, इसके बाद यहाँ पे एंड हो गया, और हम काउंट ओवरऑल को बाद में इंक्रीज किए, ठीक है। और आगे हम और ऑप्शन देखें तो यहाँ पे और आ गया, तो और आ गया तो गया, तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए था। यहाँ पे एंड एंड तो है, यहाँ पे काउंट ओवरऑल को पहले इंक्रीज कर लिया, और जो काउंट ओवरऑल है ना हमारा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट गिन रहा है, काउंट पर सब पहले इंक्रीज होता, इसीलिए ये गलत है। और अब इस दोनों में अगर हम बताएं तो ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ जो इफ है ना, इफ के अंदर कंडीशन क्या चीज का है, ये सब्जेक्ट वाला कंडीशन है, ठीक है। तो जो वेरिएबल इंक्रीज होगा वो सब्जेक्ट वाला इंक्रीज होगा, ना कि स्टूडेंट वाला इंक्रीज हो जाएगा। तो काउंट पर सब है ना, ये सब्जेक्ट वाला है, यानी वैसा स्टूडेंट जिसका इस सब सब्जेक्ट में ज्यादा 60 से ज्यादा मार्क्स है, वैसा स्टूडेंट को स्टोर करवाएगा। और जो काउंट ओवरऑल और ऑल है वो बाद में इंक्रीज होगा। बस इतना ही डिफरेंस था इसमें। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसका कंडीशन है तो इसका वेरिएबल इंक्रीज होगा। ओके, सो एक ही ऑप्शन इसका सही था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 71, और ये सिंगल करेक्ट ही क्वेश्चन था, तो उतना हार्ड नहीं लगा, मीन्स ये दोनों में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आसान था। अब है क्वेश्चन नंबर 71, द फ्लोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डाटा सेट प्रोसीजर B I generate A return true if the A author A has written a more number of non-fiction books than fiction books, more than non-fiction books than fiction books. Choose the correct code fragment to complete the pseudocode. Assume the dataset has only two possible gen. दो ही जेनरे है उसमें, या तो जेनरे देखते हैं क्या है। प्रोसीजर बी आई जेनरे ए, काउंट इक्वल टू 0 while table has more row, read the first words in table 1, move x to table 2, fill the code. If count is less than 0, return true, return false, index generate, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्या है ए में, एक्स ऑथर इक्वल टू ए, ठीक है। ऑथर ए हैज रिटन अ मोर नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स, तो ऑथर ए होना चाहिए। एंड एक्स जेनरे इक्वल टू फिक्शन, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नॉन फिक्शन ज्यादा होना चाहिए फिक्शन से। अगर उसका जेनरे फिक्शन, यानी कि दो ही टाइप का जेनरे है, या तो नॉन फिक्शन है या फिक्शन है, यही यहाँ पे बोलने का मतलब था। टू पॉसिबल जेनरे ही है, या तो फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, यही दो टाइप का जेनरे है। एंड एक्स जेनरे इक्वल टू फिक्शन, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, else if x author equal to a, count equal to count minus 1। ओके, इसका मतलब है, अगर हम इसे अच्छे से समझे तो अगर हमारा ऑथर ए है और उसका जेनरे फिक्शन है, यानी कि वो फिक्शन टाइप का बुक क्रिएट करता है, तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे काउंट प्लस 1 से। और अगर ऐसा नहीं होता है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया, या तो उस ऑथर का नेम ही बदल गया, मान लेते BC कोई ऑथर आ गया, या तो उसका जो जेनर है वो नॉन फिक्शन हो गया, तो एल्स इफ एक्स ऑथर इक्वल टू है, अगर ऑथर वो वही होता है तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, तो वही ऑथर है तो उसका जेनरे क्या होगा, जेनरे हो जाएगा नॉन फिक्शन, तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1 है। और हमें काउंट लेस देन 0, और लेस देन 0 में क्या आएगा, निगेटिव में, निगेटिव। अगर काउंट हमारा निगेटिव आता है तब जाके हमारा रिटर्न करेगा 2, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। सो हमें रिटर्न ट्रू ही करवाना है, क्योंकि हमें ये जो है ना वो नॉन फिक्शन ज़्यादा है। ए हैज़ रिटन मोर देन नॉन फिक्शन बुक्स देन फिक्शन बुक, उस हिसाब से ये कोड लिखा गया। तो हमें यहाँ पे काउंट में ना नेगेटिव नंबर लाना पड़ेगा, तो उस नेगेटिव नंबर को लाने के लिए हमें नॉन फिक्शन बुक्स बेसिकली ज़्यादा लिखे होंगे, ऐसा ही है ना। तो अगर वो ये जो ऑप्शन है इसमें अगर फिक्शन लिखते तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होता,
और यहाँ पे अगर नॉन फिक्शन लिखेंगे तो काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन होगा। दैट्स मीन अभी जो काउंट जीरो है वो काउंट माइनस वन, जीरो माइनस वन हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो ये ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। अब बी अगर देखें तो एक्स ऑथर इक्वल टू ए, एक्स जेंडर इक्वल टू फिक्शन, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, एल्स काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन। इस ऑप्शन में जो है ना, अगर अगर इसका ऑथर एक्स ऑथर इक्वल टू बी या सी भी हो गया, उस केस में ये काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन कर देगा। बट हमें क्या चाहिए, ए के द्वारा ही नॉन फिक्शन बुक्स लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे तो कोई भी ऑथर लिखे होंगे तो उसमें निगेटिव कर देगा, इस हिसाब से ये गलत है। सो ये ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है इफ एक्स ऑथर इक्वल टू ए काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। मीन्स अगर ये बुक है, इसका ऑथर ए है, तो हम पहले काउंट को इंक्रीज करेंगे। फिर है इफ एक्स जेंडर इक्वल टू फिक्शन, अगर उसका जेंडर फिक्शन है तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन करेंगे, एल्स काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन करेंगे। तो बेसिकली ये देखने में तो सही लग रहा है, मीन्स ये और ये एक जैसा है, बट यहाँ पे एक चीज जो गलत है वो है मीन्स इसका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कि ये जो इफ है ना, इसके अंदर होना चाहिए था। मीन्स ये इफ के अंदर इफ होना चाहिए था, ये नेस्टेड इफ होना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, तब तब जाके ये काउंट होता बेसिकली। ठीक है, अगर मैं समझाऊं इसे और अच्छे से तो देखिए, ये ऑथर ए के द्वारा लिखा गया था ना बुक, एक और बुक लेते हैं जो कि बी ऑथर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जब ये कोड आएगा तो जब ये बी ऑथर के बारे में हम देख रहे होंगे तो इफ एक्स ऑथर इक्वल टू ए, ये वाला गलत हो जाएगा, एक्स ऑथर बी के बराबर है तो ये काउंट इंक्रीज नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये वाले इफ में चला जाएगा। और मान लेते हैं इसका जो है ना ये नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन, और ये फिक्शन फिक्शन लिखे थे। तो जब ये बी वाला आया तो ये वाला काउंट इंक्रीज नहीं हुआ, ये डायरेक्ट इस वाले इफ में चला गया। इफ एक्स जेंडर इक्वल टू फिक्शन, तो फिक्शन नहीं है, फिक्शन नहीं है तो ये क्या चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। तो ये एल्स मतलब होता है ये फिक्शन है, दो ही टाइप का जेनरे है, तो इसका एक्स जेनरे क्या हो जाएगा, नॉन फिक्शन। तो ये हो जाएगा काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन, मीन्स हमारा काउंट इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये ऑथर बी के द्वारा लिखा गया। बट हमें बस वही स्टोर करवाना है यहाँ पे, क्या स्टोर करवाना, ए हैज रिटन मोर नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स देन फिक्शन बुक्स। तो ए ऑथर के द्वारा लिखा गया होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, बी ऑथर के द्वारा जो नॉन फिक्शन बुक लिखा गया उसमें भी काउंट नेगेटिव हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ये इफ के अंदर इफ होता ना तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। ओके, और देखें अगर ये इफ एक्स ऑथर इक्वल टू ए, एक्स जेंडर इक्वल टू नॉन फिक्शन, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। नॉन फिक्शन है तो यहाँ पे काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सही है। ये इफ के अंदर इफ है, नेस्टेड इफ है। तो अगर ऑथर ए होते हैं, अगर ऑथर इनके ए होंगे तब जाके हम इनका चेक करेंगे जेनरे, तो जेनरे नॉन फिक्शन है तो ये इसका काउंट इंक्रीज कर दे, तो इससे क्या होगा, काउंट पॉजिटिव हो जाएगा। हमें काउंट नेगेटिव चाहिए ना, यहाँ पे काउंट लेस देन जीरो चाहिए, तब जाके ये टर्न करेगा ट्रू। तो इसीलिए ऑप्शन गलत है। सो एक ही ऑप्शन सही था जो कि ऑप्शन नंबर ए। सो अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 ये है, the following pseudocode is executed using the word data set. At the end of execution a is set to true. a true तब होगा if there exists a pair of word with same part of a speech and same letter count. तो a true कब होगा, जब part of a speech same हो और letter count same हो। choose the correct code fragment to complete the pseudocode. a equal to false, a false पे है, और a को true तब होगा जब वो part of speech same हो और letter count same हो। While table 1 has more row, read the first row x in table 1, move x to table 2. While table 1 has more row, read the first row y in table 1, fill the code, move x। ठीक है, क्या है ए में, if x part of a speech equal to y part of speech and x letter count equal to y letter count, a equal to true। हाँ ये तो सही है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, लेटर काउंट सेम होना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। हाँ सही है, इफ दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम है और है तो गलत हो गया, यहाँ पे एंड लिखा है, दोनों ही चीज होना चाहिए। इफ एक्स पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल टू वाई पार्ट ऑफ स्पीच, इफ एक्स लेटर काउंट इक्वल टू वाई लेटर इक्वल टू, तो ये इफ के अंदर इफ है, नेस्टेड इफ है, और कहना यही चाह रहा है कि अगर दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होगा तो फिर हम दूसरा इफ चेक करेंगे, दोनों का लेटर काउंट सेम होगा तो हम ए इक्वल टू करेंगे। सही है, दोनों ए और सी ये दोनों का कहने का मतलब एक ही था। इस फिर डी है, इफ एक्स पार्ट ऑफ अ स्पीच, ये साइन कुछ और ही बना हुआ है, एंड दिस ए इक्वल टू फॉल्स, तो ये ए जो है फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है बेसिकली। ये साइन आई डोंट नो क्या दे रखा है,
तो बस दो ऑप्शन सही था, ए और सी। ये इक्वल टू का साइन तो नहीं है, कुछ और साइन है, या फिर हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। तो अगर हम इक्वल टू ही माने तो यहाँ पे ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा, जो कि गलत है। ए ट्रू होना चाहिए था अगर ये दोनों सही होता है तो बस दो ऑप्शन सही है, ए एंड सी। सो अब आगे देखते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था सीटी में। और अगर आपको मैथ का करना है पीवाईक्यू इसी पेपर का, तो आपको मिल जाएगा क्या प्ले लिस्ट में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ये जो सेम पेपर है ना, ये जनवरी 2025 का पीवाईक्यूज है। ये सीटी का है तो आपको मैथ और स्टैटिक दोनों का ही मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप कर लेना वहां से। ओके, और वो रिवाइज भी कर लेना सीटी का, जो 18 मिनट का वीडियो है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो रिवाइज कर लेना। और अगर आपको और पीवाईक्यूज करना है तो आप ये प्लेलिस्ट से कर लेना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वालिफाइड एग्जाम।